देखिए बच्चों, कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वीडियो बन नहीं पाया था। 6 मिनट का वीडियो बन पाया था। तो हमने मार्बल उद्योग के बारे में पढ़ लिया था उसमें। तो राजस्थान में उससे निकल जो संगमरमर पाया जाता है, इसका मकराना, नागौर, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़ ये प्रसिद्ध है। तो मकराना है बच्चों, नागौर में है। सिरोही ये यहाँ पर पड़ता है। राजनगर, तो राजनगर राजसमंद है। और चित्तौड़ ये यहाँ पर है बच्चों। उदयपुर ये यहाँ पर है। और किशनगढ़ अजमेर में है। तो यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर पुलिस की इकाइयाँ हैं। नमक रसायन उद्योग। तो राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों के नीचे नमक बनाने का कार्य प्राचीन समय से हो रहा है। तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है। तो सांबर बच्चों ये यहाँ पर नागौर और जयपुर की सीमा पर सांबर है। तो वहाँ पर नमक उत्पादित होता है। इसके अलावा डिडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है, डिडवाना नागौर में है। और पंचभद्रा बाड़मेर में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। अब देखते हैं ऊन उद्योग। देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पशु पाले जाते हैं। तो राजस्थान में इसी कारण से स्थानीय कच्चे माल के उपलब्ध के कारण तो यहाँ जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और पाली में यहाँ पर ऊन उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में, सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। फिर भी कोटा, नागौर, पाली, सूती, उदयपुर में सूती वस्त्र की इकाइयाँ हैं। तो कोटा है बच्चों, ये कोटा है, नागौर है, नागौर और पाली है, ये पाली। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ हैं। इसके अलावा हम एक ईंधन उद्योग। देश में सरसों उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल के निकालने की इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित हैं। तो यहाँ पर अलवर, धौलपुर, कोटा, भीलवाड़ा, ये बूंदी, कोटा है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, जोधपुर है। तो इनमें ये तेल निकालने की इकाइयाँ हैं। तो अन्य उद्योग में चीनी उद्योग देखेंगे बच्चों। तो चीनी उद्योग है साहब, बूंदी है, अपना चित्तौड़ है, श्री गंगानगर है। तो यहाँ पर चीनी उद्योग है बच्चों। और आगे देखेंगे ग्वारगम उद्योग। तो जोधपुर, नागौर, पाली इनमें ग्वारगम उद्योग है। इसके अलावा कागज उद्योग है। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, इधर से उदयपुर में है। तो यहाँ पर ये कागज उद्योग है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी, तो इस वजह से चलिए वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान में अध्याय 12 मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो संसाधन उसे कहेंगे। पर संसाधन किसे कहते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। अब मानव के सभी वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी और तकनीकी का प्रयोग करके मानव के उपयोग में हर तरह से वस्तु को वो ढाल लेता है। तो बच्चों, आज हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात बताऊं कि यदि देश में संसाधन है और यदि मानव नहीं है तो देश भी कुछ बेकार है। यदि वहाँ पर संसाधन भरे पड़े हैं और उनको उपभोग करने वाला मानव नहीं है तो देश किस काम का। तो मानव भी होना जरूरी है, मानव संसाधन भी होना जरूरी है। संसाधनों के साथ मानव संसाधन भी होना जरूरी है। तो संसाधन को प्रौद्योगिकी और तकनीकी के माध्यम से मानव अपने उपयोग के लिए ढाल लेता है। कोई भी हो, कोई भी चट्टान हो, कोयला हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, अपने मानव ने अपनी बुद्धि बल से सब चीज़ों को अपने उपयोग में किया है। आपको भी पता है। तो हम आज पढ़ रहे हैं मानव संसाधन। तो देखिए, मानव संसाधन, मनुष्य एक स्वयं संसाधन है। मनुष्य एक स्वयं संसाधन है। मनुष्य को मानव संसाधन की संख्या तथा उन शारीरिक मानसिक शक्ति बनाती है। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को मानव संसाधन की संख्या शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बनाती है। मनुष्य में
शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास, मनुष्य में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य तथा कौशल की सहायता से होता है। शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य तथा कौशल की सहायता से होता है और इनकी सहायता से मनुष्य नई वस्तु का निर्माण करता है। तो ये मानव संसाधन देश की परिसंपत्ति है। देखिए बच्चों, मनुष्य में शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास कैसे होता है? शिक्षा के माध्यम से, कोई तकनीकी कौशल हो उसके पास, उसके माध्यम से, उसका स्वास्थ्य के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य पुष्ट हो तो वो अच्छा काम करेगा। तो शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, कौशल की सहायता से और इनकी सहायता से मनुष्य नई वस्तु का निर्माण करता है। फिर मानव संसाधन देश की सब परिसंपत्ति है, यानी कि मानव संसाधन क्या है? देश की क्या है? परिसंपत्ति है, देश की वह संपत्ति है। जैसे कि मान लीजिएगा कोई देश है, उस देश में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कि जो 18 से लेके 60 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो देश ज़्यादा तरक्की करेगा। यदि किसी देश में 60 से ऊपर की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो देश गर्त में जाएगा, या फिर छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, तो जिस देश में कार्यशील जनसंख्या है वो देश खूब तरक्की करता है बच्चों। यानी कार्यशील जनसंख्या पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो देखिए, मानव संसाधन देश की परिसंपत्ति है। मानव जनसंख्या को जब शिक्षण, चिकित्सा, अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब मानव जनसंख्या के ऊपर शिक्षा है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी चिकित्सा के लिए अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो इस निवेश बोले तो पैसा लगाना। इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब उनको सारी बातें से ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं उत्पादक कार्य में लगेंगे। प्रकृति में उपलब्ध संसाधन का उपयोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। प्रकृति में जितने भी पर्यावरण में जितने भी संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, उनका उपयोग और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? मानव ही करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि मान लीजिए जिस देश की कार्यशील जनसंख्या अधिक है तो वो अर्थव्यवस्था, उस देश की अर्थव्यवस्था उच्च शिखर पर जाएगी। तो समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव संसाधनों का निर्माण वो उपयोग तो करते ही हैं, स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। मानव संसाधनों का निर्माण ये उपयोग तो करते ही हैं, स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन हैं। यानी कि मानव में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग प्रतिभा हैं, तो विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। और विभिन्न गुणों वाले किसी सेक्टर में पारंगत हैं। उत्पादक पहलों की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता बल देता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम उत्पादक पहलों की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करें तो मैंने बताया आपको भी कि भाई जिस देश में कार्यशील जनसंख्या है तो उत्पादक जनसंख्या है वो। यदि किसी देश में 65 से ऊपर की जनसंख्या है तो वो आश्रित जनसंख्या है। या किसी देश में 6 से 15 की वर्ष की जनसंख्या है तो वो भी आश्रित जनसंख्या है। यानी कि 18 से लेके यदि 65 साल तक की जनसंख्या है, 60 साल तक है, तो वो कार्यशील जनसंख्या में उसकी गिनती आती है। तो उत्पादक पहलों की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सृजन में उनका योगदान की क्षमता बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है।
संसाधन विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है। संसाधन विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू है, यानी कि विशाल जनसंख्या कैसा है, सकारात्मक पहलू। अब देखते हैं जनसंख्या क्या है। जनसंख्या क्या है, तो आज होता है छोटा सा क्वेश्चन, जनसंख्या क्या है। तो देखिए, जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। तो जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। यानी कि निश्चित स्थान का मतलब होता है निश्चित समय में, और निश्चित स्थान, तो निश्चित स्थान का मतलब है जैसे भारत है, असम में निश्चित समय, यानी 2001 से 2011 तक समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। ये है, यानी कि स्थान और समय दोनों दिया है, तो उससे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है जनसंख्या का तात्पर्य यही है बच्चों। अब जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। जनसंख्या की परिभाषा में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं, तो 1, 2 और 3। तो पहला बिंदु है जनसंख्या का आकार, कितनी मात्रा में जनसंख्या है, वितरण, कितना वितरण है, घन, तो 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर की परिधि में कितने लोग निवास करते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात पुरुष और महिला, कितनी तो महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, और बच्चे, कितने बच्चे हैं, किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो कहाँ कितने निवास करते हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये बिंदुओं पर जनसंख्या जब टॉपिक पढ़ा जाता है, तो जनसंख्या का आकार है, वितरण है या घनत्व है, व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात पुरुष है, महिला और बच्चों, तो किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। दूसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या परिवर्तन। अब जनसंख्या वृद्धि से मतलब होता है कि एक दशक में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, कितना परिवर्तन हुआ। तो ये है किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय में अवधि में जनसंख्या में वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन, उसका कारण। तो किसी स्थान पर निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, तो कितना परिवर्तन हुआ, इन सब का अध्ययन हम जनसंख्या की परिभाषा में करते हैं। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या के गुण और विशेषता। जनसंख्या के गुण और विशेषता, जनसंख्या के गुण और विशेषता में देखेंगे बच्चों, व्यक्तियों की उम्र, कितनी उम्र है, कितनी उम्र के व्यक्ति निवास करते हैं, लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, ये, और अर्थात पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, उनका साक्षरता स्तर, उनका कितना स्तर है, शिक्षा का स्तर कितना है, व्यवसायिक संरचना, उनके को कौन कौन से व्यवसाय में वो लोग संलग्न हैं, जैसे कि प्राथमिक में है या द्वितीय में या तृतीय में है, स्वास्थ्य कैसा है, तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। अब देखते हैं जनसंख्या के गुण और विशेषता, व्यक्ति की उम्र है, लिंगानुपात है, अर्थात पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात है, उनका साक्षरता का स्तर कितना है, और व्यवसायिक संरचना में देखेंगे हम कि भाई लोग किस व्यवसाय में ज़्यादा संलग्न है, प्राथमिक सेक्टर में या द्वितीय में या तृतीय में, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य की व्यवस्था, कितनी उनकी उम्र है, कितने साल तक जीवन जीने की उनमें क्षमता है, इन सब चीज़ों को हम इस मानव संसाधन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो है जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर विचार करते हैं, और ये बिंदु से हम जनसंख्या वाला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अब देखिए जनसंख्या आकार और वितरण। देखिए अब जनसंख्या आकार और वितरण देखिए बच्चों,
भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है, क्योंकि 12 से 6 बड़े देश हैं और भी हैं। तो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 7 बड़े देश हैं। कौन कौन से? रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर उसके 7वें नंबर पर भारत का नाम आता है। तो 7 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है? दूसरा। तो पहला कौन सा है? चीन है। कितनी जनसंख्या है? 135 करोड़ जनसंख्या है चीन की। उसके बाद 121 करोड़, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील। तो हम इसको अगर क्रमशः वाइज दें तो क्रम हो, चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। अब देखिए बच्चों, तो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। पहला कौन सा है? पहला साहब चीन है, तो दूसरे नंबर पर आ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है। पहला रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, ये आते हैं। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, अब हम 2011 की जनगणना के आंकड़े लेते हैं। तो बच्चों हम एक जनगणना का इतिहास बता देता हूँ मैं आपको कि भाई सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में, 1872 में हुई थी। उसके बाद में 1881 में विधिवत, यानी कि पूरे सिस्टमैटिक, लॉर्ड रिफिन के काल में। और फिर स्वतंत्रता के बाद में लगातार जनगणना हो रही है। तो ये जनगणना का इतिहास हो गया बच्चों आपके। तो जनगणना बच्चों 10 साल में की जाती है, 1 दशक में की जाती है, 10 साल के बाद में की जाती है। उसमें हम सभी चीज़ें देखते हैं, साक्षरता देखते हैं, कितना लिंगानुपात है, सब चीज़ें देखते हैं, कितना घनत्व, सब कुछ देखते हैं। तो हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, जो विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत रखती? 17.5%। ये जनसंख्या भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या कौन सी जनसंख्या? ये जनसंख्या 121 करोड़। ये जनसंख्या भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4 के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हैं। अब देखिए विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि विश्व का 2.4% क्षेत्रफल रखता है भारत। कितना? 2.4%, और जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। अब आगे देखते हैं बच्चों, और ये विशाल क्षेत्र में असमान रूप से, ऐसा नहीं है कि एक जगह केंद्रित है, असमान रूप से वितरित है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या एक राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, जिसकी कुल जनसंख्या 19.95 करोड़ है बच्चों। कितनी है? 19.95 करोड़। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या है? 19.5 करोड़, जिसमें देश की कितनी जनसंख्या रहती है? 16.49%। यानी कि एक राज्य में ही देश की 16.49% जनसंख्या निवास करती है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं, निवास करती है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य,
और भारत में ये तो हो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। आगे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तो वहां पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 6,07,688 व्यक्ति निवास करते हैं। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, यहाँ पर 6,07,688 व्यक्ति निवास करते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% भाग है। कितना है? 0.05% भाग।